कि 2 नागरिकों को किसने मारा और क्या ईरान अगले 24 घंटे में कर सकता है अटैक? आइए देखते हैं महायुद्ध की 9 बड़ी खबरें। तेल अवीव के पास हेलोन शहर में उस समय हंगामा मच गया जब एक हमलावर ने 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी और 2 लोग घायल हो गए। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। हमलावर को फिलिस्तीनी बताया जा रहा है। हमास का कहना है कि हानिया की हत्या के बाद लोगों के गुस्से का ये नतीजा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहर किरियत शिमोना समेत 5 शहरों पर 50 रॉकेट से हमला किया। इजराइल का दावा है कि ज्यादातर रॉकेट को एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। कान न्यूज के मुताबिक बीत हिलेल के मोसावा में हमले से आग लग गई। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ईरान सोमवार को किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकता है। कई अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से एक्सियस मीडिया संगठन ने यह दावा किया। इससे पहले IRGC ने यह दावा किया था कि इजराइल से हानिया की मौत का बदला लिया जाएगा। कई रिपोर्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि ईरान फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर सकता है। 1400 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में ये मिसाइल सक्षम है और 460 किलो वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। ईरान ने कई जगहों पर मुर्मांस्क में लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम तैनात किए हैं। ये सिस्टम रूस ने कथित तौर पर ईरान को दिए हैं। ये सिस्टम 5 से 8,000 किलोमीटर की दूरी तक रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप करने में सक्षम है। ईरान ने ड्रोन शिप बनाए हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इनका उत्पादन किया गया है। ये ईरान का सीक्रेट वेपन है जिसका रणनीतिक वजहों से खुलासा नहीं किया गया। इनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है। ईरान के सांसद अहमद अर्देस्तानी ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। 8 से 15 न्यूक्लियर बम होने का दावा किया गया है। ईरान की तरफ से किसी नेता ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये दावा किया है। ईरान के इजरायल पर हमले की सूरत में अमेरिका, ब्रिटेन, इजिप्ट, जॉर्डन समेत कई अन्य देश इजरायल की मदद के लिए तैयार हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की तैयारी इन देशों ने कर ली है। इजरायल के चैनल 12 ने दावा किया है कि कई गल्फ देश भी इजरायल का समर्थन कर सकते हैं। ईरान ने जॉर्डन को बड़ी धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अली बघेरी ने कहा कि अगर जॉर्डन ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन पर हमला किया तो ठीक नहीं होगा। 13 अप्रैल को जॉर्डन ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन मार गिराए थे। ईरान ने इजरायल पर उस दिन हमला किया था। और अमेरिका ने कहां भेजे 4000 सैनिक और सीरिया में US बेस पर कितने अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे गए? आइए देखते हैं ग्लोबल टेंशन की टॉप 9 खबरें। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 4000 सैनिक पहुंच गए हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने कहा कि ईरानी हमले की सूरत में हम इजरायल के साथ हैं। अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट और उसके आसपास किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बेरूत में अमेरिकन एम्बेसी ने अपने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की अपील की है। एम्बेसी ने कहा है कि कहीं का भी एयर टिकट मिले तुरंत लेकर लेबनान से निकल जाएं। दूतावास लोगों की इस मामले में मदद भी करेगा। जरूरत पड़ी तो इवैक्यूएशन की व्यवस्था भी की जाएगी। हमले की आशंका के चलते अमेरिका ने सीरिया में अपने बेस की सुरक्षा बढ़ा दी है। अल हस्का बेस में 15 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। हेलीकॉप्टर के साथ मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि वो नहीं जानते कि ईरान हानिया की हत्या के मामले में क्या करेगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ईरान बदला नहीं लेगा और अगर फिर भी ईरान हमला करता है तो वॉशिंगटन तैयार है। गाजा में एक स्कूल पर इजरायल के हवाई हमले में 15 फिलिस्तीनी मारे गए। स्कूल में शरणार्थी रह रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि शिविर में हमास का कमांड सेंटर था और हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। हमास ने इस दावे को गलत बताया है और कहा कि यहां पर आम नागरिकों के लिए स्कूल और अस्पताल जैसे इंतजाम थे। राफा में ये तस्वीर पानी की सप्लाई लाइन पर हमले की है। इजरायली सैनिकों ने अस सुल्तान वाटर रिजर्वॉयर पर हमला करके तबाह कर दिया। इस रिजर्वॉयर से राफा के आधे इलाके को पानी की सप्लाई की जाती थी। गाजा में इजरायल के सैनिक पर हमास के स्नाइपर ने फायरिंग की। हमले में इजरायली सैनिक की मौत का दावा किया जा रहा है। हमास लड़ाके ने हमला करने से पहले कहा कि ये इस्माइल हानिया की मौत का बदला है। यमन के पास अदन के पोर्ट पर एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है। ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी और सिक्योरिटी फर्म ने कहा कि हमला मिसाइल से किया गया। एजेंसी ने बताया हमले में सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजरायल की नेवी ने बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम से LRAD मिसाइल का टेस्ट किया है। परीक्षण के दौरान समंदर में एक डमी लक्ष्य को टारगेट करके ये परीक्षण किया गया। साथ 6 क्लॉस कॉर्वेट से ये मिसाइल लॉन्च की गई। पुणे में बारिश का पानी आवासीय मकानों के भीतर घुस गया है। सुरक्षा बलों ने एक महिला को उसके घर से रेस्क्यू किया। डैम का पानी छोड़े जाने से कई इलाकों में पानी भर गया है।
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सेना को मोर्चे पर लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बरारी नाला में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है। 2 नाबालिग लड़के नाले के पास जानवरों को चुराने के लिए गए थे। इसी दौरान नाले में पानी के तेज बहाव में फंस गए। स्थानीय पुलिस ने जानकारी मिलते ही रस्सी के सहारे इन दोनों लड़कों को सुरक्षित नाले से निकाल लिया। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इजराइल और यमन में भयंकर युद्ध का अंदेशा बढ़ा है। यमन आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री जनरल की इजराइल को धमकी सामने आई है। यमन के लोग लंबे युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं, कहा है याह्या सारी ने। गाजा में नरसंहार का बदला लेकर रहेगा यमन, ये भी साफ कर दिया गया। गाजा में युद्ध विराम नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतेगा इजराइल, कहना है याह्या सारी का। सिर्फ चंद घंटों का वक्त बचा है इजराइल के पास, क्योंकि जैसे ही कैलेंडर में 5 अगस्त की तारीख दस्तक देगी, उसी के साथ इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण अटैक हो सकता है। 5 अगस्त को इजराइल का कोना कोना बम गोला बारूद से दहल सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरानी हमले का दावा अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने किया है। वो ये कि 5 अगस्त से ईरान अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को इजराइल की तरफ झोंक देगा। अब सवाल यह है कि ईरान ने ऐन वक्त पर अपने अटैक प्लान में बदलाव क्यों किया। पहले 12 अगस्त हमले की तारीख थी, वो 5 अगस्त क्यों हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। तक अरब में इजराइल और प्रॉक्सी संगठनों के बीच बारूदी संग्राम जारी था। अब तक इजराइल के खिलाफ हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे गुट आग उगल रहे थे। अब तक सीरिया और इराक के इस्लामिक संगठन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रहे थे। मगर चंद घंटों बाद अरब की धरती पर इजराइल वर्सेस ईरान में आर पार की जंग होगी। वो भी विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। अमेरिका और इजराइल की सेना से जुड़े अफसरों ने इंटेलिजेंस के जरिए यह इनपुट जुटाया है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। तारीख तय हो चुकी है, वक्त भी मुकर्रर है, बस इंतजार है अगले 7 घंटों का। पांच अगस्त को ईरानी सेना इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम देगी। इजरायली इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल पर चौतरफा हमले को अंजाम दे सकते हैं। हिजबुल्लाह और पीएमएफ के 4.5 लाख सैनिक ईरान के साथ जंग लड़ेंगे। मतलब यह कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इजराइल का कोना कोना बारूद से थर्रा उठेगा। मगर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ईरान ने इजराइल पर हमले का प्लान ऐन वक्त पर क्यों बदला? क्योंकि इससे पहले अरब की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 12 और 13 अगस्त के बीच ही इजराइल पर ईरान हमला करेगा। तिशा बाव के दिन इजरायली धरती पर मिसाइलों से प्रहार करेगा।
मगर अब ईरानी हमले की तारीख 12 से 13 अगस्त के बजाय 5 अगस्त हो चुकी है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है ईरान को मिला रूसी हथियारों का जखीरा। ईरान की राजधानी तेहरान में बीते एक हफ्ते में रूस के आधा दर्जन से भी ज्यादा IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान लैंड कर चुके हैं। और दावा किया जा रहा है कि इन विमानों में रूस ने ईरान को भारी तादाद में हथियार सप्लाई किए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूसी डिफेंस ने ईरान को 50,000 आर्टिलरी शेल दिए हैं। वहीं 500 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें ईरान को भेजी गई हैं। रूस ने 2 लाख राउंड गोला बारूद ईरान को भेजे हैं। इसके अलावा 12 मरमंस्क BN सिस्टम ईरान को दिए गए हैं। जहां एक तरफ रूसी बारूद से ईरान रिचार्ज हो चुका है, तो वहीं पुतिन ने ईरान को इजरायली हमले से बचने के लिए ऐसा सुरक्षा कवच दिया है जो इजराइल के हर हवाई हमले को नाकाम कर देगा। इजराइल की मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को लक्ष्य से भ्रमित कर देगा। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को जो हथियार सप्लाई किए गए हैं उनमें मरमंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद था, जो ईरान के सुरक्षा घेरे को मजबूत करेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल मरमंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ईरान अपने प्रमुख शहरों और बॉर्डर इलाकों पर तैनात करेगा, क्योंकि मरमंस्क BN लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है जो रेडियो वेव के जरिए किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। मरमंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की रेंज करीब 5,000 से 8,000 किलोमीटर के बीच है। यानी इसकी रेंज में आने वाले लड़ाकू विमान, ड्रोन या फिर मिसाइलों को ये अपनी रेडियो वेव के जरिए जाम कर सकता है, जिससे वो टारगेट पर सटीक निशाना लगाने से चूक जाते हैं। मरमंस्क BN सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट होने वाला सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना करती है। यानी इस बार 5 अगस्त को जैसे ही ईरान हमला करेगा, इजरायली धरती को सुलगाएगा। और इसके जवाब में अगर इजराइल ने पलटवार किया तो मरमंस्क BN सिस्टम के जरिए ईरान IDF के हर हमले को नाकाम कर देगा। इजराइल के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को लक्ष्य से भ्रमित कर देगा। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह इसी साल 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया था, उससे भी भयावह हमला 5 अगस्त को अंजाम दिया जाएगा। और इस बार इजरायली धरती पर ईरान टारगेटेड स्ट्राइक करेगा, यानी तय किए गए टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक। आखिर 5 अगस्त को कहां तबाही मचेगी, ये भी जान लीजिए। राजधानी तेल अवीव में मौजूद सभी अहम इमारतें, इजराइल के परमाणु संयंत्र और थर्मल पावर ग्रिड, इजराइल के नेचुरल गैस फील्ड और ऑयल डिपो, इसके अलावा भूमध्य सागर से सटी पोर्ट सिटी। लिहाजा इस बार इजराइल से ईरान हर नया पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजराइल की घेराबंदी की जा रही है।
ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है इजराइल में बारूदी जलजलाल लाने के लिए ईरान ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी की खतरनाक तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट मोड में आ चुका है, क्योंकि ईरान का पलटवार तय है। ऐसे में अमेरिका ने भूमध्य सागर में अब्राहम लिंकन समेत 12 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं कतर में मौजूद एयरबेस पर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बम वर्षक ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पेंटागन की तरफ से ऐलान किया गया है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की आशंका को देखते हुए हम मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन तैनात कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। दरअसल इजराइल के साथ अमेरिका जैसे महाशक्ति खड़ी है, वहीं इजराइल के समर्थन में नाटो भी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल ने अपने पड़ोसी मुल्क जॉर्डन से एयर स्पेस की मांग की है ताकि ईरान पर सीधा हमला कर सके, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जिसने भी इजराइल का साथ दिया, ईरान सबसे पहले उसी को अपना शिकार बनाएगा। वहीं रूस और चीन के समर्थन में आने से ईरान का मनोबल बढ़ चुका है, जो सीधे तौर पर महातबाही का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि लाल सागर में हूती का टास्क फोर्स पर हमला। हूती ने मार गिराया अमेरिकी MQ-9 ड्रोन। अदन की खाड़ी में रिपर ड्रोन पर दागा गया रॉकेट। US युद्धपोत पर भी हूती ने किया हमला। इजराइल पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हिजबुल्लाह ने एक भीषण जंग का अभ्यास भी कर लिया है। शनिवार की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस की क्षमता को परखने के लिए ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली एयर डिफेंस का सामना कुछ ही मिनटों में 100 से अधिक मिसाइलों और रॉकेट से हुआ। ज्यादातर हमले नाकाम रहे, लेकिन इजराइल के कई इलाकों में धमाकों के बाद आग लग गई। दूसरी तरफ इजराइल ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर और ढेर कर दिए। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह अब इजराइल में बड़े धमाके करने के लिए इंडस्ट्रियल इलाकों में रॉकेट दाग रहा है। आसमान में आग के गोलों की कतार। अंधेरे में धमाकों की आवाज के साथ चमकती रोशनी। एक तरफ से एयर डिफेंस आयरन डोम की दहाड़, तो दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलों का प्रहार। इजराइल के लोगों की एक और रात दहशत की वजह से जग कर गुजरी। एयर अलर्ट के सायरन की आवाज खौफ को और ज्यादा बढ़ा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 बार हमले किए। रॉकेट के साथ मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। आयरन डोम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। तेल अवीव में भी कुछ धमाकों के बाद आग लग गई। हिजबुल्लाह ने युद्ध के ऐलान से पहले जिस तरह का हमला किया, उसे भविष्य में होने वाले जंग का ट्रेलर माना जा रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस की परीक्षा ली है। हिजबुल्लाह ने आयरन डोम की ताकत को परखने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह ने अंदाजा लगाया है कि एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए कितने हमले एक साथ करने होंगे।
हालांकि कुछ तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि बीती रात भी आयरन डोम हिजबुल्लाह के सभी हमलों को नाकाम नहीं कर सका। इजराइल की राजधानी में देर रात कुछ गाड़ियों में आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट राजधानी तक पहुंचने में कामयाब रहे। दावा है कि युद्ध से पहले हिजबुल्लाह का पूर्वाभ्यास पूरा हो चुका है और अब फाइनल हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह ने गैलीली पर 50 मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा किरियत शिमोना इलाके पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी रहा। हिजबुल्लाह ने अब बुरकान मिसाइलों से हमलों को तेज कर दिया है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है और दावा है कि बुरकान मिसाइलों से इजरायली सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से शतुला इलाके में हमला किया। मिसाइलों से इजराइल की सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अल मनारा इलाके को भी गाइडेड मिसाइलों से टारगेट किया गया। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने खुद बुरकान मिसाइल को डेवलप किया है। इन मिसाइलों को भारी विस्फोटक के साथ बेहद ताकतवर बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बुरकान मिसाइल की रेंज 10 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह ने बुरकान को वोल्केनो नाम दिया है क्योंकि ये टारगेट पर ज्वालामुखी की तरह फटती है। बुरकान में 100 किलो का वॉरहेड लगा होता है, लेकिन बुरकान में 500 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल सर्विलांस टावर उड़ाने और बॉर्डर पर बने कमांड सेंटर को तबाह करने में कर रहा है। हिजबुल्लाह की मिसाइलें और रॉकेट इजरायली सीमा को लांघ रहे थे, तो वहीं लेबनान की सीमा में एक बार फिर इजरायली फाइटर जेट्स दाखिल हुए। जबरदस्त बमबारी के बीच इजराइल ने 2 बड़ी कामयाबी का दावा किया है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के अल बाजूरिया इलाके में हवाई हमला किया। साउथ लेबनान में इजरायली फाइटर जेट एक कार का पीछा कर रहे थे। जेट से कार पर मिसाइल हमला किया गया। कार में हिजबुल्लाह का कमांडर अली नाजिया अब्द अली सवार था। सटीक हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर कर दिया गया। इजराइल ने लेबनान के दीर शेरियान में भी हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमला किया। हवाई हमले में एक इमारत तबाह हो गई। इमारत में कई हिजबुल्लाह लड़ाके थे जो मारे गए। 24 घंटे में दूसरे हसन इमाद करीम नाम के कमांडर को ढेर कर दिया गया। दक्षिण लेबनान के कई और इलाकों में हवाई हमले किए गए। इजरायली वायुसेना ने काफारकेला और आविद शाह इलाके में बमबारी की। इसके अलावा तीर हरफा और कफ्र किला इलाके में जबरदस्त बमबारी की गई। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को भस्म कर रहा है। दक्षिण लेबनान में जहां से भी इजराइल पर रॉकेट प्रहार हो रहा है, उस लोकेशन पर बमबारी की जा रही है। इजराइल की रणनीति है कि हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों के साथ टॉप कमांडर्स को खत्म किया जाए। इजराइल अब लेबनान से आ रहे रॉकेट को ट्रैक कर रहा है। मिसाइलों से लॉन्चर की लोकेशन भी ली जा रही। सैटेलाइट से जानकारी जुटाने के बाद हवाई हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर एक खास रणनीति से हमला कर रहा है। इजराइल के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर अब सबसे अधिक हमले हो रहे हैं। इस इलाके में हमले से हिजबुल्लाह को बड़ी तबाही की उम्मीद है, क्योंकि इजराइल कॉरिडोर में कई गोदाम हैं। गोदामों में ज्वलनशील केमिकल रखे हैं, पेट्रोलियम के टैंक और हाइड्रोजन भंडार है।
हिजबुल्लाह ऐसे गोदामों को टारगेट कर रहा है ताकि छोटे से रॉकेट से केमिकल में बहुत बड़ा धमाका हो। बड़ा विस्फोट कराने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर ही रॉकेट की बरसात हो रही है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट की रेंज 32 किलोमीटर है, जबकि इजराइल के गोदाम लेबनान बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल अब केमिकल और ज्वलनशील चीजों को 40 किलोमीटर दूर भेज रहा है। इजराइल लेबनान सीमा के करीब 40 किलोमीटर का एक सेफ जोन बनाने जा रहा है। यहां से लोगों को पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। लेबनान से 40 किलोमीटर की रेंज में अब सिर्फ इजराइल के सैनिक, टैंक और हथियार मौजूद रहेंगे। लेकिन उद्योगों को शिफ्ट करना बेहद मुश्किल है, इसलिए गोदाम खाली कराए जा रहे हैं ताकि इमारतों को भले ही नुकसान हो, लेकिन केमिकल और पेट्रोलियम जैसी चीजों को नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा में शरणार्थी कैंप पर आईडीएफ की है स्ट्राइक। सेंट्रल गाजा में देर अल बलाह के कैंप पर बमबारी की गई है। कैंप के कई टेंट्स में बमबारी से आग लग गई। घायलों को अल अक्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरब में रूस की एंट्री हो चुकी है। उसने ईरान के साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। रूस की प्लानिंग है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी हमला करे, जिससे अमेरिका का फोकस यूरोप से शिफ्ट होकर मिडिल ईस्ट में हो जाए। इस बीच रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करके उसका खात्मा कर सके, लेकिन पेंटागन ने पलटवार के लिए नेटो को अलर्ट जारी कर दिया है। यानी नेटो रूस पर पलटवार के लिए तैयार रहेगा। ऐसे में यूरोप से लेकर अरब तक महाशक्तियों में टकराव का अंदेशा बढ़ गया है, जो कभी भी बारूदी तबाही में बदल सकता है। यूक्रेन युद्ध से अमेरिका का फोकस हटाने के लिए रूस ने एक प्लान तैयार किया है। अब रूस ईरानी प्रॉक्सी को हथियार देकर अरब में बारूदी बवंडर लाना चाहता है। ईरानी प्रॉक्सी एक तरफ इजराइल को निशाना बनाए, दूसरी तरफ इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दे। इसके लिए रूस ने जो प्लान बनाया है उसमें वो ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ रूस समर्थित वैगनर ग्रुप प्रॉक्सी लड़ाकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे ईरानी प्रॉक्सी के हमलों में तबाही का दायरा बढ़ जाए। खासतौर से रूस का फोकस हूती पर, जो अभी तक अमेरिका के काबू में नहीं आया है। इसलिए रूस ने हूती के सहारे अमेरिका को अरब से खदेड़ने का प्लान तैयार किया है। यानी पुतिन अरब संकट को अवसर में बदल देना चाहते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो सके। रूस हूती को एंटी शिप मिसाइल दे रहा है। इसके अलावा ईरान ने भी हिजबुल्लाह और हूती को कामिकाजी ड्रोन की एक बड़ी खेप भेजी है। अमेरिका यूरोप में नाटो देशों को उकसाकर रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जबकि रूस ने अमेरिका की बाजी पलट दी। अब रूस अरब में ऐसे हालात पैदा करना चाहता है जिससे अमेरिका खुद को बचाने में लग जाए, जबकि इजराइल की सुरक्षा से उसका ध्यान हटा दिया जाए। इसके पीछे की वजह है कि नाटो ने रूसी बॉर्डर पर ईस्टर्न अरोरा वॉर ड्रिल शुरू की, जिससे रूस और बेलारूस को धमकाया जा सके।
लेकिन पुतिन ने खामोशी से पलटवार कर ब्लूप्रिंट बना लिया है। रूस ने न्यूक्लियर डूम्सडे ड्रोन तैयार कर लिया है जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस बात की भी आशंका है कि रूस न्यूक्लियर डूम्सडे ड्रोन को ईरान की प्रॉक्सी को देकर भी अरब में कोहराम मचाए। अगर हूती, हिजबुल्ला और हमास ने एक साथ प्रहार किया तो इजराइल में काफी विनाश हो सकता है और यही रूस चाहता है, क्योंकि अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों पर हमले का डर रहेगा, जिससे वो फोकस शिफ्ट करेगा और तभी यूरोप में रूस यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा कर देगा और फिर अगले यूरोपीय देश को टारगेट कर सकता है। मोसाद का इनपुट है कि हूती ने कई नए बेस तैयार कर लिए हैं। कामरान आइलैंड पर हूती ने मिलिट्री बेस बना लिया है जिस पर 2 रडार लगाए हैं जिससे शिप की लोकेशन जान सके और उस पर हमला कर सके। कामरान से कुछ दूरी पर अंतुफाश आइलैंड पर एक और मिलिट्री बेस बनाया गया है जहां मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। यमन की जमीन पर ही हूती ने अल लुहाया बेस बनाया है जहां हूती लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह यमन के अल सलीफ पोर्ट को हूती ने अपने कंट्रोल में लिया है। इसी पोर्ट पर हूती हाईजैक किए शिप रखता है। शिप पर हमले के लिए हूती ने कॉम्बैट बोट और सी ड्रोन तैनात किए हैं। हूती के हमलों को देखते हुए अमेरिका भी पलटवार को तैयार है। उसने लाल सागर के पास वाले सैन्य बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं जहां 3000 सैनिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस 3000 सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में 3 बेस हैं जहां 7000 सैनिकों को तैनात किया गया है। इसी तरह कतर में 1 बेस है जहां 13000 सैनिक तैनात हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक मौजूद हैं। ओमान में 6 बेस हैं और 600 सैनिक हैं। कुल मिलाकर लाल सागर पर हूती को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। अकेले हमास ही नहीं बल्कि हूती और हिजबुल्ला ने भी इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे रूस और ईरान का लगातार हथियार सप्लाई करना है। जहां हमास गाजा से तेल अवीव तक हमले कर रहा है, जबकि हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में भारी तबाही मचाई। इसके अलावा हूती ने इजरायली पोर्ट को निशाना बनाया है। तीनों प्रॉक्सी के अलावा सीरिया, इराक में दूसरे प्रॉक्सी गुट गोलन हाइट्स से लेकर वेस्ट बैंक में आईडीएफ सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। अब इनकी ताकत में इजाफा हो सकता है क्योंकि रूस न्यूक्लियर डूम्सडे ड्रोन दे सकता है। डूम्सडे ड्रोन क्यों तबाही ला सकता है, इसके बारे में जानिए। अभी रूस ने डूम्सडे ड्रोन का 20 मिनट एक्टिव फ्लाइट टाइम का टेस्ट किया है। टेस्ट के दौरान 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रोन को उड़ाया गया, जिसमें न्यूक्लियर हथियार की डमी भी लगाई गई थी। डूम्सडे ड्रोन टारगेट तक पहुंचा और सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर दिया। खास बात यह कि इस दौरान डिफेंस सिस्टम को भी ड्रोन ने चकमा दिया। अगर ईरानी प्रॉक्सी को इस तरह के ड्रोन मिल जाएं, तो वो इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देकर तबाही मचाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ऐसा करना अरब में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा सकता है, जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है। हालांकि अभी रूस ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें लाल सागर को हूती ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। ब्लूप्रिंट के मुताबिक हूती अरब सागर, अदन की खाड़ी और केप ऑफ गुड होप तक हमले कर सकता है, जिससे यूरोप बड़े संकट में फंस जाए। क्योंकि यूरोप की जरूरत का 51% पेट्रोलियम और गैस खाड़ी देशों से सप्लाई होता है। रूस से पेट्रोलियम गैस खरीद बंद होने के बाद से अरब देशों पर निर्भरता 60% से ज्यादा हुई।
सोचिए अगर हूती ने खाड़ी देशों से आने वाले समुद्री रूट पर हमले करने शुरू कर दिए तो यूरोप तक तेल और दूसरा जरूरी सामान नहीं पहुंच पाएगा, तो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसे में नाटो का फोकस यूरोप की इकोनॉमी बचाने पर रहेगा, न कि युद्ध पर। बस उसी मौके पर रूस यूक्रेन का सरेंडर करा देगा और अगला टारगेट फिक्स कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर क्रीमिया से। क्रीमिया पर यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक हमले के लिए Su-24 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। Su-24 से क्रीमिया पर दागी स्टॉर्म शैडो मिसाइल। दो हफ्तों से यूक्रेन क्रीमिया पर हमले कर रहा था, जो अब बेहद विनाशक रूप ले चुके हैं। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पोर्ट पर मौजूद रूसी सबमरीन को तबाह कर दिया है। यूक्रेन आर्मी ने यह हमला अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइल से किया। हमले में S-400 मिसाइल डिफेंस को भी नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया पर यह इस साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसके बाद पुतिन आग बबूला हैं और उन्होंने कीव विध्वंस की तैयारी कर ली है। यानी आज की रात यूक्रेन में तबाही की रात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति की शान, उनका गर्व क्रीमिया बारूद की अग्नि में सुलग रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना चाहे समंदर में हो या जमीन पर, यूक्रेन ने कोने कोने में भीषण तबाही मचाई है। यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट पर बड़ा हमला किया है। यहां मौजूद यूक्रेन की रोस्तोव ऑन डोम सबमरीन ध्वस्त कर दी। सबमरीन पर हमला ATACMS मिसाइल से किया गया। सबमरीन के अलावा 4 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी क्षतिग्रस्त हो गए। ये रूस की वही रोस्तोव ऑन डोन सबमरीन है जिसे रूस ने महज कुछ घंटे पहले नष्ट किया। हालांकि सबमरीन की तस्वीर बीते साल सितंबर की है। उस वक्त भी यूक्रेन ने मिसाइल से इस सबमरीन को टारगेट किया था। हमले में सबमरीन को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि तब यह सबमरीन पूरी तरह से तबाह नहीं हुई थी। करीब 8 महीने की रिपेयरिंग के बाद आखिरकार मई में सबमरीन पानी में उतारने के लिए तैयार हुई। बीते 1 महीने से रूस इसकी टेस्टिंग कर रहा था। इसी दौरान यूक्रेन ने रोस्तोव ऑन डोम पर हमला कर दिया। इस बार के हमले में रूसी सबमरीन हमेशा के लिए समंदर में समा गए। रोस्तोव ऑन डोम सबमरीन की कीमत 2680 करोड़ रुपए थी। साथ ही सबमरीन पर बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें तैनात थी। इन्हीं मिसाइलों को रूस भविष्य में यूक्रेन पर दागता। हमले में रूस को करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने सिर्फ सेवेस्तोपोल पोर्ट पर ही नहीं बल्कि क्रीमिया के कई दूसरे शहरों पर भी ड्रोन अटैक किए। इस साल की शुरुआत से ही यूक्रेन क्रीमिया पर हमले कर रहा है। वो कभी इसके शहरों को ड्रोन से दागता है तो कभी अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलों से हमले करता है। यूक्रेन ब्लैक सी में मौजूद रशियन नेवी के युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर को भी निशाना बनाता रहा है। साथ ही क्रीमिया एयरबेस को भी तहलाता रहा है। 6 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया।
हमले में रूस का कमांड सेंटर तबाह हो गया। 31 जनवरी को बेलबेक एयरबेस पर हुए हमले में 3 रूसी एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। 1 फरवरी को ब्लैक सी में इवानोवेट्स युद्धपोत तबाह कर दिया। ये हमला अनमैन्ड सर्विस व्हीकल से हुआ था। 14 फरवरी को एम्फीबियस युद्धपोत सीजर कुनिकोव को यूक्रेन ने हमला कर नष्ट कर दिया। 5 मार्च को यूक्रेन ने पेट्रोलिंग युद्धपोत सर्गेई कोतोव को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया। 23 मार्च को जासूसी शिप इवान खुर्स तबाह हो गए। 15 मई को बेलबेक एयरबेस पर हमले में 2 MiG-31 फाइटर जेट यूक्रेन ने तबाह कर दिए थे। साफ है, इस साल यूक्रेन ने क्रीमिया पर जितने भी हमले किए, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान रूसी नेवी को हुआ है। रूस के लिए टेंशन की बात यह है कि इस साल यूक्रेन अब तक सिर्फ युद्धपोतों को ही टारगेट कर रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब जेलेंस्की ने किसी सबमरीन को न सिर्फ टारगेट किया, बल्कि बेहद सटीक हमले में उसे समंदर की गहराइयों में डुबो दिया। सवाल है कि रूसी नेवी पर यूक्रेन के हमले कामयाब क्यों हो रहे हैं? दरअसल इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, अमेरिका और नाटो देशों से यूक्रेन को टारगेट की सटीक लोकेशन मिल रही है। नंबर 2, रूसी नेवी में यूक्रेन के कई एजेंट सक्रिय हैं। यही एजेंट समंदर में मौजूद हथियारों की सटीक लोकेशन दे रहे हैं। जुलाई में ही एक एजेंट रूस से निकलकर कीव पहुंचा था। मुमकिन है कि सबमरीन की टेस्टिंग की जानकारी उसी एजेंट ने जेलेंस्की को दी हो। क्रीमिया पर कामयाब हमलों की एक बड़ी वजह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का फेल होना भी माना जा रहा है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 अमेरिका की ATMS बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया ही नहीं बल्कि रूस के कई शहरों पर भी हमले किए। बीती रात यूक्रेन ने रूसी शहरों पर 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। उसके प्राइमरी टारगेट पर रोस्तोव में मौजूद मोरोजोवस्क एयरबेस था। एयरबेस पर मौजूद हथियार डिपो तबाह हो गए। एयरबेस पर हमले की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में एयरबेस के एक हिस्से में तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। एयरबेस के इस हिस्से में हथियार डिपो मौजूद था जो ड्रोन अटैक में तबाह हो गए। यूक्रेन के हमलों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है, जिसके बाद रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही है। पुतिन की सेना ने उत्तरी यूक्रेन में मोर्चा खोल दिया है। जेपोरेजिया से अवदीवका तक भीषण हमले हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की 12 सैन्य चौकियां तबाह कर दी। 2 S-25 मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में यूक्रेन 200 सैनिक गंवा चुका है। माना जा रहा है कि रूसी बवंडर महज शुरुआत भर है। यूक्रेन में डर है कि क्रीमिया में विध्वंस का बदला पुतिन बहुत जल्द कीव को राख करके देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ भारतवर्ष। गाजा युद्ध को 300 दिन बीत चुके हैं। इस बीच हमास के लड़ाके और कमांडर हानिया भी मारा जा चुका है। बीती रात इजराइल ने फिर खान यूनुस सहित गाजा के कई इलाकों पर हमले किए हैं। इन हमलों में शरणार्थी भी मारे गए। गाजा युद्ध अब इजराइल के लिए भी मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि तेल अवीव में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बंधकों के परिवारों की मांग है कि इजराइल को तुरंत सीज फायर समझौता करना चाहिए। गाजा में इजरायली बारूद से अनवरत विनाश जारी। ये इजराइल के हमले की तस्वीरें। हमास के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने गाजा के एक स्कूल पर हमला किया। इस स्कूल में शरणार्थियों के कैंप लगे थे और उनके करीब इजरायली बम से धमाका हुआ।
इसराइल के इस हमले से शरणार्थियों के टेंट में आग लग गई। स्कूल के पास लगाए गए इन टेंटों में वो फिलिस्तीनी रह रहे हैं जो उत्तरी और सेंट्रल गाजा से निकलकर जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा पहुंचे। इसराइल के इस हमले में 6 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास का दावा है कि कई फिलिस्तीनी गंभीर रूप से झुलसे हैं। इसराइल ने इसके साथ ही गाजा के अल अक्सा अस्पताल पर भी हमला किया। इस अस्पताल के प्रांगण में लोगों ने शरण ले रखी है। इसराइल के इस हमले में भी कई फिलिस्तीनियों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इस्राएली सेना का दक्षिणी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और हमास के स्नाइपर भी इस्राएली सैनिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। हमास के स्नाइपर ने अपनी पोजीशन से एक इस्राएली सैनिक को टारगेट बनाया। निशाना सटीक लगा और गोली लगते ही इस्राएल का सैनिक जमीन पर गिर पड़ा। इस्राएल और हमास की जंग हानिया के मारे जाने के बाद भी जारी है, लेकिन हानिया के बाद इस्राएल ने युद्ध विराम की कोशिशें तेज कर दी क्योंकि अमेरिका का दबाव बढ़ा है। अमेरिका चाहता है कि गाजा में जल्दी युद्ध विराम हो। युद्ध विराम नहीं हुआ तो अरब में जंग भड़कना तय है। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू और बाइडेन की फोन पर बात हुई। इस बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम वार्ता के लिए टीम काहिरा भेजी जा रही है। बाइडेन नेतन्याहू की बात पर भड़क गए। बाइडेन ने कहा कि इस्राएल दिखावटी प्रयास कर रहा है, युद्ध विराम के लिए गंभीर होना जरूरी है। बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद इस्राएल की शांति वार्ता टीम काहिरा के लिए रवाना हो गई। गाजा की जंग रुकते पर अरब का भविष्य टिका है और जंग रुकते ही ईरान, इस्राएल और प्रॉक्सी की जंग रुकने की संभावना बन सकती है। इस्राएल के लोग भी यही चाहते हैं कि अब गाजा में युद्ध विराम लागू किया जाए। ये तेल अवीव में बंधकों के परिवार और इस्राएली लोगों की तस्वीरें हैं जो गाजा युद्ध रुकवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस का टकराव भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि अब बंधकों की वापसी कराई जाए और ये बिना युद्ध विराम के नहीं होगा। The only reason that the war is being continued and we're not in a ceasefire right now and until now is because Netanyahu knows that at the minute that this war will end, he will lose his political chair. इस्राएल सरकार पर बंधकों के परिवारों और जनता का दबाव बढ़ रहा है। अगर गाजा युद्ध जारी रहा तो बंधकों की वापसी तो नामुमकिन है ही। इससे इस्राएल अमेरिका के रिश्ते भी तल्ख हो रहे हैं और अरब पर बड़े युद्ध का संकट भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? क्या ड्रैगन की फौज ताइवान पर डबल फ्रंट से प्रहार करने वाली है? दरअसल इन आशंकाओं के पीछे की वजह है चीन की सेना का घुसपैठ प्लान, जो बीते 1 महीने से लगातार जारी है। चीन अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को ताइवान की सीमा में भेज रहा है। इस ड्रैगन की इस घेराबंदी ने ताइवान को अलर्ट मोड पर ला दिया है। अब सवाल यह है कि ड्रैगन का बारूदी चक्रव्यूह कैसे तोड़ेगा ताइवान। आप भी देखिए। दुनिया के एक और फ्रंट पर युद्ध की मुनादी हो चुकी है। ताइवान पर हमले के लिए ड्रैगन की फौज वॉर जोन में उतर चुकी है। अब किसी भी वक्त दक्षिण चीन सागर में बारूदी कोहराम मच सकता है। ड्रैगन कंट्री का ताइवान पर कब्जा हो सकता है। दक्षिण चीन सागर
जहां बीते कई दशकों से चीन का दबदबा रहा है, जहां ड्रैगन के विध्वंसक जंगी बेड़े मिसाइलों और विस्फोटक हथियारों के साथ 24 घंटे गश्त लगाते हैं। मगर समंदर का वही इलाका अब नए युद्ध के मैदान में तब्दील होने वाला है और इसकी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति। दरअसल चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा में कई युद्धपोतों को भेजा है। ताइवान के एयर स्पेस में चीनी फाइटर जेट की घुसपैठ जारी है। 3 अगस्त को चीन के 36 एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में घुसे। वहीं पीएलए नेवी के 12 वेसल्स ने ताइवान की समुद्री सीमा लांघी। दावा है कि जुलाई महीने में चीन के 600 एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ की। मतलब ये कि एक साथ कई फ्रंट से जिनपिंग ताइवान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी वजह है दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की दखल अंदाजी। क्योंकि अमेरिका ताइवान, फिलीपींस और जापान की मदद के लिए अपने जंगी बेड़ों के साथ साउथ चाइना सी में मौजूद है। इतना ही नहीं, बीते कई महीनों से अमेरिका दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास को भी अंजाम दे रहा है। बस इसी बात से ड्रैगन भड़का हुआ है। कई दफा चीन ने ताइवान पर हमले की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास भी किया। मगर अब घुसपैठ के जरिए ड्रैगन ताइवान को डरा रहा है, तो वहीं अमेरिका को उकसा रहा है। वहीं ताइवान भी ड्रैगन के जंगी मंसूबों को भांप चुका है और ताइवानी डिफेंस अलर्ट मोड पर आ चुका है। इतना ही नहीं, ताइवान ने अपने नागरिकों को अलर्ट करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं ताइवान में 0 डे के नाम से एक मूवी भी बनाई गई है, जिसकी थीम चीन ताइवान युद्ध पर है। यानी अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान कैसे पलटवार करेगा, कैसे ताइवानी नागरिक हमलों से बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। ब्रिटेन के सुंदरलैंड से शुरू हुआ हिंसा का दौर लिवरपूल तक पहुंच चुका है। उत्तरी ब्रिटेन के 15 शहर विरोध की ज्वाला में धधक रहे हैं। बेकाबू मुस्लिम शरणार्थी और दक्षिण पंथियों को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए नजर आए। बीच सड़क पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। पहले पुलिस डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों को दौड़ाती, अचानक प्रदर्शनकारी पलटकर पुलिस के खिलाफ चार्ज कर देते हैं। पुलिस वालों पर बोतलें फेंकी जाती हैं, जिसके बाद ट्रेंड कुत्तों के जरिए प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला जाता है। ये ब्रिटेन के लिवरपूल की तस्वीरें हैं, जहां इस वक्त हिंसा की आग भड़की हुई है। जगह जगह गाड़ियों को फूंका जा रहा है। सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले किया जा रहा है। ब्रिटेन इस वक्त दंगों की आग में जल रहा है। ब्रिटेन के शरणार्थी और यहां के मूल निवासी सड़कों पर एक दूसरे के विरुद्ध उतर आए हैं।
चेहरे पर नकाब और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ कहीं मुस्लिम शरणार्थी हिंसा पर उतारू है, तो कहीं दक्षिणपंथी समर्थक शरणार्थियों के खिलाफ सड़क पर है। हालात ऐसे हैं कि जहां भी ये दोनों गुट आमने सामने आते हैं, वहां एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। ब्रिटेन के लिवरपूल, मैनचेस्टर, सुंदरलैंड, हल, बेलफास्ट और लीड्स शहर में हिंसा की आग भड़की हुई है। सबसे बुरे हालात लिवरपूल शहर के हैं। इस वीडियो में मौजूद दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी इस मुस्लिम शरणार्थी की दुकान पर हमला कर देते हैं। शख्स भी लात घूंसों से पीटा जाता है। वहीं लिवरपूल की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ कुछ लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और इनके पीछे मुस्लिम शरणार्थी की भीड़ है, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी और चाकू होने का दावा किया जा रहा है। They've got knives. Yeah. Where's Aaron? Where's Aaron? प्रदर्शनकारी समूहों को पुलिस के लिए काबू करना बेहद मुश्किल हो रहा है। कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें दंगाई पुलिस वालों को घेरकर पीटते दिखे। लिवरपूल में दंगाइयों का यह हुड़दंग रात में भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क आतिशबाजी की, पुलिस पर ईंटें, बोतल और फ्लेयर्स फेंके। पुलिस ने इन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। ब्रिटेन में फैली हिंसा की वजह सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी है। दरअसल साउथपोर्ट में एक शख्स ने 3 बच्चों की चाकू से हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि आरोपी का संबंध इस्लामिक जिहादी ग्रुप से था, जिसके बाद दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिनके विरोध में मुस्लिम शरणार्थी भी सड़कों पर उतर आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि सरकार शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। They now say they feel unsafe. What is your message to the British Muslim community, and what are you willing to do to make sure they feel safe in their own home? In relation to the Muslim community, look, let me be very clear. I will take every step that's necessary to keep you safe. And that's why I said what I said about mosques being attacked because they're mosques. The far right is showing who they are. We have to show who we are. ब्रिटेन में फैली हिंसा की आग 15 शहरों में फैल चुकी है। अब तक 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। इस बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में गृह युद्ध निश्चित है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर, वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live, India's only digital exclusive live stream.
for the early adopters, bringing you the news 24/7 for the smart audiences on the smartest TVs. News 9 Live. Stream now on your smart TVs. Life of a goalkeeper is something which has always intrigued me.